नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गजवी हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए डेमोक्रेटिक नेशनल एनालिसिस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करने की अप्रोच है, किस प्रकार से आयोग अपनी अप्रोच रखते हुए प्रश्न हमको देता है और उसको किस प्रकार से हमको हल करना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले संख्याओं पे आधारित कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि आज का चैप्टर जो संख्या पद्धति है, संख्याओं को पहले समझ लेते हैं। संख्या पद्धति, संख्याएं जो होती है अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है, अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्याएं जो है अंकों से मिलकर बनी होती है, तो प्रश्न उठता है कि अंक क्या है। तो अंक वे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो किसी भौतिक राशि या यथार्थ मान को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको घर से स्कूल जाना है, तो वहां तक की जो दूरी है उसको किलोमीटर या मीटर में हम मापते हैं। तो इस प्रकार यथार्थ पैमाना लेकर जो दूरी को हम तय किए उसको दर्शाना अंक हो जाएगा। यह दूरी अंक और संख्याओं में भी आ सकती है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि अंक क्या है। गणना के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह अंक कहलाएंगे। तो अंकों को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 9 तक चलेंगे। अब जैसा कि हमने बोले हैं कि अंकों से मिलकर संख्याएं बनी होती है, तो संख्याओं को भी समझ लेते हैं कि संख्या कैसे बनी होती है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, आपने पढ़ा होगा संख्या पढ़ने के लिए सबसे पहले इकाई गिनते हो, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये ऐसी संख्याएं चलती है। तो संख्याएं जो है अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्याओं की संरचना को हम देखते हैं। संख्याओं की यदि हम संरचनाओं को देखते हैं तो 2 अंक की, 3 अंक की और कई अंकों की संख्याएं हो सकती है। मान लेते हैं या 2 अंकों की संख्या का निर्माण कैसा होता है, इस ओर चलते हैं हम और देखते हैं। 2 अंक वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, जैसे मान लो 2 अंकों वाली संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, 12, 13, 15, ऐसी कुछ भी। ये 2 अंकों वाली संख्या है, इनमें अंक 2 प्रयुक्त हुए है, इसलिए 2 अंक वाली संख्या कहेंगे इसको। अब इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई। यदि 3 अंक वाली बोलते तो इसको पढ़ लेते, जैसे मान लो 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 3 अंकों वाली संख्या हो जाती, ये 2 अंकों वाली संख्या हो गई। संख्याओं को बनाने के पहले हम उनकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, फिर संख्या बनाते हैं। संख्याओं की विशेषता, संख्याओं की विशेषता, जैसे अभी हमने देखा है कि संख्याएं दाएं से बाएं की ओर पढ़ी जाती है। तो पहली तो ये विशेषता हो गई कि संख्याओं को दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता है। दूसरी ये चीज देखते हैं हम, जब भी संख्या लिखते हैं तो प्रत्येक स्तर पर 10 की वृद्धि होती है। संख्याओं के प्रत्येक स्तर पर 10 की वृद्धि होगी।
संख्याओं में 10 की वृद्धि होगी। पहले स्तर को समझ लिया हमने कि दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। अब समझते हैं कि कैसे 10 की वृद्धि होती है। संख्याओं का निर्माण, इसको देखते हैं हम। 2 अंकों वाली संख्या को लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या यहां मान लेते हैं कि इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक y मान लेते हैं। तब संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, ये हो जाएगा। यहां रख दो। दहाई का अंक हमने माना है y और इकाई का अंक माने है x। यहां हो जाएगा 10, दहाई के अंक को रख देंगे y, इकाई का अंक x रख देंगे, तो ये 2 अंकों वाली संख्या आ जाएगी। इस तरह हमने देखा कि 2 अंकों वाली संख्या जिसमें दहाई का अंक y था, दहाई का अंक y था और इकाई का अंक x था, ये बनी थी। अब मान लेते हैं जैसे 13 कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक ये हो जाएगा 3 और दहाई का अंक हो जाएगा 1। अब इसका जैसे निर्माण करना है, हमको दिया है कि कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 1 है, तो उसे इस तरीके से लिखेंगे हम। संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1 दहाई का अंक धन लिखेंगे इकाई का अंक रख दो 3, 10 में 1 का गुणा हुआ 10 धन 3 बराबर 13। इस तरह से संख्याओं का निर्माण करते हैं। इस तरह 3 अंकों की संख्या, 4, 5 की संख्याएं इसी विधि से ज्ञात की जाएगी। इसलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट था कि अंकों में की संख्या में 10 की वृद्धि होती हुई चलती है, इसी कॉन्सेप्ट से संख्याएं निर्माण की जा सकती है। तो संख्याओं से संबंधित और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो सवालों को लेते हुए चलते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उनको क्लियर करते हुए सवालों को हल करते हुए चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं। a धन b धन c धन d एक घन संख्या है तथा a b c और d सभी धन पूर्णांक है और इनमें छोटा पूर्णांक x है, तो x का मान निकालना। संख्या रेखा को हम देखें तो ये 0 होता है, या इधर में धन पूर्णांक आएंगे और इधर में ऋण पूर्णांक आएंगे। जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, ये ऐसा चलते रहेगा। इधर भी ऋण 1 होगा, ऋण 2 होगा, ऋण 3 होगा, ये अनंत तक चलते रहेगा। अब 0 का मतलब होता है जहां पे कुछ न हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि कल्पना करते हैं हम। इसके बाद में इतनी दूरी 1 हो गई, तो 0 से इधर 1 बढ़ी। अब -1 का मतलब हो गया कि 0 से उतना ही कम है जितना कि 1 अधिक है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक, इनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 को ध्यान रखोगे, ये न धन है और न ही ऋण होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं हम कि जब भी आपको बोले कि धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा अंक होगा। और ऋण 1 जो है ऋणात्मक पूर्णांक का सबसे बड़ा अंक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक का सबसे बड़ा अंक होगा। ये क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में हम देखते हैं कि 0 से 1 और 2 3 यह आगे की वृद्धि होते हुए चलती है, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक में ये देखते हैं हम कि 0 से जितना 1 आगे है उतना ही ऋण 1 पीछे है। इसी तरीके से 0 से ऋण 2 उतना ही पीछे है जितना कि धन 2 आगे है। इसलिए इधर जितनी भी संख्या आएगी वो 0 से कम होते हुए जाए। प्रश्न नंबर 1 में दिया है ए धन बी धन सी धन डी एक घन संख्या है। हल करो इसको। ए धन बी धन सी धन डी ये संख्या बता रहा है घन संख्या। जैसा कि आप जानते हैं घन का मतलब होता है 3 की घात, जैसे 1 पे 3 की घात, 2 पे 3 की घात, 5 पे 3 की घात, ये ऐसी संख्या है बता रहा है। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है ए बी सी डी सभी धन पूर्णांक है, मतलब इनका जो चिन्ह होगा इसके आगे धन लगा होगा और इनमें छोटा पूर्णांक x है। अब यहाँ x का जिक्र नहीं किया है पर यहाँ x अलग से दे रहा है तो x का मान होगा। अब चूंकि धन पूर्णांक है और दूसरी कंडीशन में बोला है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, संख्या रेखा पे हम देखते हैं तो 0 जो कि हमारे ऑप्शन में दिया है 0 जो कि ना धन है न ऋण है, इसके बाद में आते 1, फिर आ जाएंगे 2 और फिर आ जाएंगे 3। इनमें देखते हैं हम कि सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है, अतः ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर होगा। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं 27 गुणा x बटे 27 गुणा 48 एक प्राकृतिक संख्या है बोल रहा है, तो x का छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है। अब प्राकृतिक संख्या है और x का छोटे से छोटा मान बोल रहा है, मतलब इसका कहने का है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है जो इधर अनंत तक जाएगी, तो इसका सबसे छोटा मान 1 होगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबंध दिया है क्वेश्चन में उसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि मान 1 से बड़ा यदि है तो उनमें छोटा कौन सा है। यदि ऑप्शन को हम रखते हैं, चालू करते हैं इसको, 72 गुणा x बटे 27 गुणा 48, जैसे ऑप्शन ए का मान रख देते हैं 22, 72 गुणा 22 बटे 27 गुणा 48, इसको काट दो, 9 तिया 27, 9 8 72, 8 1 8, 8 6 48, इसको आधा कर दो, ये 11 हो जाएगा, इसका आधा मतलब 11 बटे 9 आया। अब जो ये 11 बटे 9 आया इसको यदि हम हल करते हैं तो 1 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 1 से इधर दशमलव में बढ़ेगा, 1.1, 1.2, इस तरीके से इधर बढ़ते हुए चलेगा। तो इसको यहीं पे रोक देते हैं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी वाला। बी में दिया है 18, 100 की जगह रख दो 18 को, 72 गुणा 18, 27 गुणा 48, इसको काट दो, 3 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 1 बार, 6 बार, 6 का 6, 6 तिया 18, यहाँ बच गया 3/3, तो ये एक आंसर आ जाएगा। मतलब इससे छोटी संख्या तो आ नहीं सकती, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया है 2 3 4 5 और 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्योंकि विभाजित होने वाली है इसलिए विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ आपको। 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उसके इकाई अंक में 0 या 2 या 4 या 8 में से कोई एक अंक हो। इसी तरीके से 3 से विभाजित कब संख्या होगी, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। संख्या के अंक का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित होने वाली संख्या का 4 से विभाजित होने वाली संख्या
दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने वाली संख्या इकाई में 0 या 5 हो संख्या के इकाई में, और 6 से विभाजित होने वाली संख्या जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। ये आप जानते होंगे। प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले इनको हल कर लेते हैं हम। जो ऑप्शन दिया है 2 से विभाज्यता का नियम लगा लो। यहाँ 0 है तो ये 2 से विभाजित होगा, इसमें 9 दिया है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 8 दिया है 2 से विभाजित होगा, और 0 दिया है तो 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 1 और 8 जोड़ दोगे 9 आएगा, 9 3 से विभाजित होता है। अब यहाँ पर खैरी तो कट गया, 8 3 बार है, 8 को 3 बार जोड़ोगे 24, 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर बचेगा 9, 9 3 से विभाजित हो रहा है, इसमें 6 3 से विभाजित होगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा मतलब 9 आएगा, वो भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 से पूरे विभाजित हो रहे हैं, इसको छोड़कर 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 80 4 से विभाजित है, 88 भी 4 से विभाजित होगा, और 60 भी 4 से विभाजित होगा। अब 5 की ओर चलते हैं तो 5 के लिए जो है 0 और 0 ये दोनों विभाजित होंगे, लेकिन यहाँ पे 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये विभाजित नहीं होगा। अतः हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। इनमें से कोई एक संख्या होगी। अब 6 से अंतिम विभाज्यता का नियम हमारे पास 6 बचा है। 6 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3। हमने अभी देखा कि 3 से विभाजित हो जाती है और 2 से भी विभाजित होती है, किंतु यहाँ पे हमारे प्रश्न में दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये इसकी तुलना में छोटी है। 1080 छोटा है 1860 की तुलना में, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 4 में दिया है 7 पर 35 की घात, 3 पर 71 की घात, 11 पर 111 की घात के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के लिए आपको 2 रूल याद रखना है, उससे सभी सवाल बन जाएंगे। रूल फर्स्ट ध्यान रखना है आपको। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, और उस संख्या पर चाहे जितने की भी घात हो, हमेशा उसका इकाई अंक ये इन्हीं में से आएगा। रूल सेकंड देख लो, फर्स्ट हो गया, सेकंड। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में इन अंकों में से कोई अंक नहीं है और दूसरा अंक है, तो जो भी घात दी होगी उसको 4 से भाग दोगे और बचे हुए शेषफल को उस संख्या के अंतिम लेटर, अंतिम अंक, उस संख्या के अंतिम अंक पर रख देंगे और उसको हल कर देंगे। इस तरीके से उत्तर आ जाएगा। और शेषफल यदि कुछ नहीं बचता तो 4 की घात को रख देते हैं। इसको हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 पर 35 की घात दिया है, 3 पर 71 की घात दिया है, 11 पर 111 की घात दिया है। क्योंकि हमने अभी रूल में देखा तो उसमें 0 या 1 या 5 या 6 अंक होना था, तब उस पर जो भी घात होगी वही मान होता था। अब यहाँ पर जैसे 7 और 3 अलग से अंक दिया है, ये 7 और 3, इसलिए हम क्या करेंगे, 35 को जो कि 7 की घात है इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 8 32, ये 3 बच जाएगा। यहाँ रख देंगे 7 पर 3 की घात, 71 को भी 4 से भाग दे देंगे। 4 1 4 बच गया 3, 4 7 28, 3 बच जाएगा। 3 पर 3 की घात आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा इकाई अंक इसका। 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27, इसका इकाई अंक से गुणा कर दो। 7 या 21 गुणा 1 मतलब 21, इसका इकाई अंक 1, यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 में दिया है
लगातार 10 विषम संख्याओं का योग। और भी इससे प्रश्न बनते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे बोल दिया लगातार n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग n स्क्वायर हो जाएगा। यदि बोल दे लगातार n सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, n प्लस 1 हो जाएगा। फिर यदि बोल दे लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ये हो जाएगा n प्लस 1/2। फिर यदि बोल दे लगातार n पूर्ण संख्याओं का योग, ये हो जाएगा n माइनस 1/2। अब क्योंकि यहाँ बोला है लगातार 10 विषम संख्याओं का योग, यहाँ n विषम संख्याओं का योग होता था n स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 10 पे 2 की घात मतलब 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न छठवा लेते हैं। इसमें बोला है एक संख्या का तिगुना उसके 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। संख्या को मान लो जिसको हमको ज्ञात करना है, माना कि संख्या x है। प्रश्न नंबर छठवा लेते हैं। छठवें में बोला है एक संख्या का तिगुना उसके 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है, ये मान लेते हैं। अब प्रश्न में बोला है संख्या का तिगुना मतलब x का 3 गुना, ऐसे हो जाएगा उसके 3/5 से 60 अधिक है तो x का 3/5 इससे 60 अधिक है मतलब धन आएगा, 60 उसमें जुड़ जाएगा। अब इसको हल कर लो, 3x बराबर 3x/5 धन 60, इधर आ जाएगा 3x ऋण में आ जाएगा 5 60। इसको हल करो 15x हो जाएगा ऋण 3x/5 60 के हो जाएगा, ये घटेगा 12x आ जाएगा, ये गुणे में जाएगा 60 गुणा 5। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 60 गुणा 5/12, एक बार तो ये 5 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणा 5 मतलब 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न सातवां देखते हैं। सातवें में बोला है 2 अंकों वाली संख्या का योग 12 है तथा उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या पहली संख्या से 36 कम है तो संख्या क्या होगी। इसको ऑप्शन से बना सकते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन लिख लो इसके। ये में दिया है 68, बी ऑप्शन में दिया है 75, सी ऑप्शन में दिया है 57 और डी ऑप्शन में दिया है 84। अब प्रश्न में जैसा बोल रहा है वैसा करते चलिए। 2 अंकों वाली संख्या का योग 12 है बोलता है। देख लेते हैं, यहाँ 2 अंकों वाली सभी संख्याएं दी है, इनका योग 12 है मतलब यहाँ ये हो जाएगा 14, तो ये वाली संख्या होगी नहीं। ये 7 5 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा, मतलब ये तीनों में से एक होगी कोई भी। अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या पहली संख्या से 36 कम है। अंकों को उलट दो, उलट के उसमें से घटाना है तो 36 कम आना चाहिए। अब इसको उल्टेंगे तो 57 में से 75 जाएगा, तो ये कभी हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि छोटे में से यदि बड़ा जाएगा तो ऋणात्मक उत्तर आएगा जो कि 36 वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अब देखते हैं 75 में से इसको पलट देते हैं, 57 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 15 में से 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो यह भी संख्या अंत में 6 नहीं आ रहा है मतलब नहीं होगी। अब 84 लेते हैं, 84 को पलट देते हैं, 48 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएगा
और यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा, ये 36 बचेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। 8 में बोला है 100 तथा 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांक जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो कि कुल संख्या ज्ञात करना है। 100 तथा 200 के बीच, यहाँ देखते हैं हम 100 से स्टार्ट करेंगे और ये 200 के बीच क्या बोला है, ऐसी पूर्णांक संख्या है जो 9 और 6 से विभाजित हो जाए। तो 9 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं देख लेते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, उसी तरीके से 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब जो संख्या 9 से विभाजित होगी इसका मतलब उसमें 3 सम्मिलित होगा, इसलिए ये वाला यहाँ से 3 कट जाएगा क्योंकि डबल बार सम्मिलित हो जाएगा। इसको गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 2 मतलब 9 दूनी 18। 9 गुणा 6 से कटने वाली संख्या का मतलब है वह संख्या 18 से भी कटेगी। तो इसके बीच में देख लेते हैं हम कितनी संख्याएं हैं। तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, इसके लिए हमको ये करना होगा कि 1 से 200 के बीच संख्याएं निकाल लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे 1 से 100 के बीच। फिर जो इसका आंसर आएगा और इसका आएगा, ये बड़ा आएगा इसका आंसर, इसका छोटा आएगा, उसमें से घटा देंगे तो वह संख्याएं निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, मतलब 100 से 200 के बीच की ये वाली संख्या है। तो बनाते हैं इसको कि जो संख्या 18 से कटेगी वह 9 और 6 से भी कटेगी। अतः यहाँ निकाल लेते हैं 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं होगी। 18 छक्के 108 और 18 पंजे 90 हो जाएगा। 18 में 5 का गुणा किए, ये आ गया 90। तो ऐसी संख्या कितनी होगी, यहाँ से 5 निकल जाएगी। अब यहाँ से 1 से 200 के बीच देख लेते हैं। अब 18 गुणा 11, 18 11 होता है 198। तो यहाँ से संख्याएं निकल जाएगी 11 में से 5 को घटा देंगे तो 6 ऐसी संख्याएं होगी जो 9 और 6 से विभाजित होगी, मतलब 18 से विभाजित होगी। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। 9 में दिया है भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। जैसे कि आप भाजक और भाज्य से संबंधित सूत्र जानते होंगे, सूत्र लिख लेते हैं हम। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये वाला सूत्र होता है। अब जो जो कंडीशन दिया है वो रख देते हैं इसमें बोला है भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल दिया है हमको 16 दिया है और दूसरी कंडीशन बोल रहा है भागफल का 25 गुना, कौन भाजक, तो भागफल है 16, इसका 25 गुना हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा 25 गुणा 16। अब बोल रहा है शेषफल का 5 गुना है, कौन शेषफल का 5 गुना है, भाजक। ये प्रश्न में बोल रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, मतलब भाजक शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना भाजक, जब ये 5 गुना है तो शेषफल क्या हो जाएगा, गुना है तो इसमें भाग हो जाएगा 5 का, 5 25, ये शेषफल आएगा आपका। इसको हल कर दो, 5 गुणा 16 ये 80 आ जाएगा। इसका माना गया हमारे पास 80
अब इसको हल कर देंगे। हमको प्रश्न में बोला है भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य निकल जाएगा यहाँ से 25 गुणा 16 गुणा 16 धन 80। इसको हल कर देंगे 25 हो जाएगा 400 गुणा 16 धन 80। 16 का 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे 64 आ जाएगा, 6400 धन 80। जोड़ दो 80 को, 6480, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा भाज्य आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। आज का यह प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न होगा। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही हल करना उचित रहता है। यह ऑप्शन ले लेते हैं। 36 बी में दिया है, 63 सी ऑप्शन दिया है, 27 डी ऑप्शन दिया है, 72। अंकों का योग 9 है बोला है। देख लेते हैं, यहाँ भी 9 हो रहा है, 6 3 9, 7 2 9। यहाँ पे सभी का मान 9 हो रहा है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, 45 घटाना है, 36 छोटा है 45 से, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 27 छोटा इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। बी या डी ऑप्शन हो सकते हैं। 63 में से 45 घटाते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 63 संख्या है, इसका पलटा हुआ रूप 36 आना था, जो कि नहीं आ रहा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 72 में से 45 घटाते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि 72 जो 27 का पलटा हुआ रूप है, अतः ये डी ऑप्शन आंसर हो गया।